नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है डेनियल सेल। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम को लेकर यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी हेडिंग पड़ी हुई डेनियल सेल जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी देखेंगे संरचना, उसके बाद देखेंगे हम इसकी कार्य विधि। तो देखिए, पहले यहाँ पे ये हमारा बना हुआ है संरचना। हम इसे पहले समझेंगे इस संरचना को, इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए दो पात्र लेंगे। ये हमारा दो पात्र है, दो पात्र लेंगे और एक पात्र में हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट का विलयन और दूसरे पात्र में हम डालेंगे जिंक सल्फेट का विलयन। तो अब जिस विलयन में हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं जिस पात्र में, उसमें हम डालेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड और जिस पात्र में हम डालेंगे जिंक सल्फेट, उस विलयन में हम डालेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। इतना डालने के बाद हम इन दोनों जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक परिपथ से जोड़ देते हैं। ये है हमारा परिपथ। इसके माध्यम से हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं और इसमें हम लगा देते हैं एक गैल्वानोमीटर। ये हमारा है गैल्वानोमीटर। इसमें हम विद्युत धारा को नापते हैं गैल्वानोमीटर से। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लगाते हैं इसमें लवण सेतु हम डालते हैं KCl, जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, या इसके दर पर हम डाल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे लवण सेतु कार्य क्या होता है? जब हम इसमें लवण सेतु लगा देते हैं तो इसमें अपक्रिया होने लगती है, बंद पास बन जाता है। लवण सेतु लगाने के बाद इसमें बंद पास बन जाता है, जिससे इसमें अपक्रिया सेल में होने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये संरचना समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके देखेंगे संरचना इतना होने के बाद इसका देखेंगे हम कार्य विधि। ये कार्य कैसे करता है, इसकी देखेंगे हम कार्य विधि। तो यहाँ पे अब दोस्तों देखिए, जैसा कि ये हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड, ये है हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये लवण सेतु है। तो ये लवण सेतु के माध्यम से ये जिंक इलेक्ट्रोड से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस परिपथ के माध्यम से हमारा कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर इसके माध्यम से यहाँ पे आता है। इसी तरह से ये लवण सेतु होते हुए फिर इधर यहाँ पे जाता है और यहाँ ये फिर धीरे धीरे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है ये एकदम से खत्म हो जाता है और यहाँ पे कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे सब आकर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन कॉपर में जाता है, तो जो धारा बहती है हमारा धारा, ये कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ आता है, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। ये हमारा हो गया कार्य विधि। अब साथियों, इसके बाद हम इसका देखेंगे अपक्रिया कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये अर्ध ऑक्सीकरण अपक्रिया किसमें होती है? ये जिंक इलेक्ट्रोड होती है, जिसे हम बोलते हैं एनोड पर। ये होता है हमारा एनोड होता है माइनस में, और ये जो कॉपर वाला होता है हमारा प्लस में होता है, ये तो कैथोड। तो आप लोग इतना इसे ध्यान में रखिए।
देगा। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ये होगा जिंक में, तो ये कैसे होगा, जिंक ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है कॉपर की तरफ, तो ये जो जिंक होता है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो जब त्यागेगा तो इधर बनेगा Zn2 प्लस 2e माइनस चार्ज, e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गए। अब देखेंगे अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अर्ध अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है, ये होता है हमारा कैथोड पर। अब देखिए दोस्तों, अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसकी अभिक्रिया कैसे बनेगी, तो ये होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये हो गई हमारी अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब हम इसका देखेंगे पूर्ण अभिक्रिया। पूर्ण अभिक्रिया कैसे होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ये अभिक्रिया है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इस अभिक्रिया को मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा बनेगा जिंक 2 प्लस 2e माइनस, और इसके नीचे में लिखेंगे Cu2 प्लस 2e माइनस चार्ज, यहाँ पे बनेगा Cu। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा जिंक प्लस Cu2 प्लस चार्ज, और इसे आगे बचेगा यहाँ पे Zn2 प्लस Cu। ये हमारा इतना बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण अभिक्रिया। तो आप लोग दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे इसकी परिभाषा और कार्यविधि लिखेंगे। तो अब दोस्तों देखिए हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो जैसे कि सर्वप्रथम 2 पात्र लेते हैं, एक पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन तथा दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट विलयन डाल देते हैं, और फिर कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड डालते हैं और जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। फिर पुनः दोनों इलेक्ट्रोडों को एक परपथ से जोड़ देते हैं। इसके बाद एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं परपथ में लगा देते हैं सूक्ष्म धारा मापने के लिए। फिर एक लवण सेतु लगा देते हैं दोनों पात्र में, जिससे बंद पास बन जाता है। इस प्रकार सेल में अपक्रिया होने लगती है, अर्थात जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।